अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, JKAS का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसमें एक पेपर सेकंड होता है जिसको हम CSAT कहते हैं। तो उसकी सॉल्यूशंस मैं आपको लेके आया हूँ फॉर सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगली वीडियो में मैं आपको रीजनिंग वाले सेक्शन के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये वाला पार्ट आपको मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सिंपल भाषा में कहते हैं। राइट। तो लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब जो ये क्वेश्चंस थे, ये अगेन लास्ट ईयर की तरह डिफ़िकल्ट पूछा गया था CSAT वाला सेक्शन। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट लेवल भी बताऊंगा, कौन क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे जो कि स्किप करने लायक थे एग्जाम में, और कौन से क्वेश्चन इजी अप्रोच से हो सकते थे, हमारे कॉमन सेंस से हो सकते थे। राइट। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। और उसके अलावा छोटा सा अनाउंसमेंट, मेरे चैनल का नाम है पैराडाइज एकेडमी, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख सकते हो, देख रहे होंगे। तो प्लेलिस्ट्स में जाके आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, चाहे FAA की बात करें या फिर हमारे VLW की बात करेंगे। राइट। सो उसके अलावा FAA एंड VLW के कोर्सेज मेरे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। सेम एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी, आप सर्च करके डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हो। उसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट आपको VLW वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट। तो चलिए जी, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ वन मोर देन द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। अगर हम कोई प्राइम नंबर सपोज 2 उठाते हैं, ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है जब हम उस प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे 1। ठीक। तो सिंपली हमने प्राइम नंबर भी पिक किया और हम इजिली इसको बना सकते हैं। तो 2 2 और 4 +1, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 5 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। देखा, जस्ट आपको एज्यूम करना था कोई भी। हालांकि और भी प्राइम नंबर्स आप ले सकते हो और चेक कर सकते हो, जैसे कि 5 एक प्राइम नंबर है, 5² + 1 = वो तो 26 आ जाएगा यूनिट डिजिट 6, जो कि ऑप्शंस में आपको नहीं दिखेगा। सिमिलरली आप 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, कोई और भी प्राइम नंबर उठा सकते हो। मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पिक किया 2, उसका स्क्वायर किया +1 किया तो मुझे मिला 5, और इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर शेप लैंड इज 45 मीटर्स। कोई स्क्वायर शेप लैंड है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसके ऑल साइड्स यानी कि हर एक साइड क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ओके। यानी कि ये 45, ये साइड 45, ये साइड 45, ये साइड 45, हर एक साइड हमारे पास 45 मीटर्स का है। राइट। ओके। पोल्स आर टू बी फिक्स्ड अलोंग इट्स साइड्स विद 5 मीटर्स डिस्टेंस। कहता है हम पोल लगाते हैं इसके साइडों में, ठीक है, और 15-15 मीटर की डिस्टेंस पर। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक पोल लगाएंगे तो 15 मीटर डिस्टेंस छोड़ के हम फिर यहाँ पे एक और पोल लगाएंगे, फिर 15 मीटर डिस्टेंस छोड़कर हम यहाँ पे एक और पोल लगाएंगे, और अगेन 15 मीटर डिस्टेंस छोड़कर हम यहाँ पे एक और पोल लगा सकते हैं। तो 2 पोल बीच में आगे साइड को, तो एक पोल यहाँ पे आएगा, एक पोल यहाँ पे, और फाइनली एक पोल यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली एक पोल यहाँ पे आ जाएगा, एक पोल यहाँ पे आ जाएगा, और ये पोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर 15 मीटर्स, यानी कि यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल, और यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, तो आप देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 8 4 हो गए 12, 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या कुछ करना था, कोई फार्मूला लगानी थी? नहीं ना, जस्ट कॉमन सेंस आपके पास होता तो आप ये क्वेश्चन बना लेते। ओके। चलिए जी, ये सिंपलीफिकेशन से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट हमें बताना है कि कौन सा है। अब हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से, 3 की पावर 30, 2 की पावर 45, 2 की पावर 5 की पावर 20, और 6 की पावर 15। हम 5 के मल्टीपल में इनकी पावर को तोड़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 6, और उसकी पावर 5। ओके। और यानी कि फाइनल पावर 5 हम लाएंगे। ये क्यों करेंगे मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके। सो 2 की पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9, और उसकी पावर 5। अब देखो 6 × 5 = 30 पावर सेटिस्फाई, 5 × 9 = 45 पावर सेटिस्फाई। ठीक है।
आपको समझ आ रही है? अगर x की पावर 2 होगी और होल पावर 3 होगी तो उसका मतलब हो गया x की पावर 6, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आपने सी सेट दिया होगा तो इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो 5 की पावर 20 का मतलब 5 की पावर 4 और उसकी पावर 5, 5 4 20, राइट। देन 6 की पावर 15 का मतलब 6 की पावर 3 और उसकी पावर 5। अब देखो 3 की पावर 6 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 27 × 27 यानी कि 729 की पावर 5। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये 29 नहीं है, 2 की पावर 9 यानी कि वो होता है 512 की पावर 5। और फिर इसको देख सकते हो, 5 25 25 25 125 25 625, ठीक है, उसकी पावर 5। अब देखो भाई मेरे, 6 6 36 6 216, उसकी पावर 5। अब देखो पावर सबकी सेम है, जो नंबर बड़ा वही नंबर आंसर, वही नंबर बड़ा, ठीक है। जो नंबर बड़ा है क्योंकि पावर सेम है, जो नंबर बड़ा है उसकी पावर बड़ी है, ठीक है। जो नंबर बड़ा है पावर सेम है तो उसका आंसर भी बड़ा ही आ जाएगा। तो लार्जेस्ट इज 3 की पावर 30। ओके, सिंपल सा था, बेसिक से मैंने किया। चलिए जी, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट है। एक फ्रैक्शन है हमारे पास 9/25 और एक फ्रैक्शन है 7/20 और एक फ्रैक्शन है 11/30 और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 5/12। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक में आपको बताऊंगा कि हम देखते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डिफरेंस 25 से 9 गई तो डिफरेंस 16, यहाँ से डिफरेंस 13 और यहाँ से डिफरेंस कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 19 और यहाँ से डिफरेंस 7। जहाँ पे डिफरेंस कम होगी वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी 5/12 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, दूसरा मेथड में आपको बताऊंगा, दूसरा मेथड, ठीक है। हमारे पास अगर फ्रैक्शन है कुछ 9/25, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने मैथ्स डीप में पढ़ा होगा, ट्रिक तो उन्हीं को पता होगी, तो मैं आपको लॉजिकल वे भी बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने आपको कोर्स उसमें भी बताया था। 7/20 ये है और 11/30 ये है और 5/12 ये वाली फ्रैक्शन है, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। हर एक को 0 0 चिपका ऊपर, यानी कि 10 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 10 10 से। तो अब देखो ये आपको आंसर क्या देगा, ये आपको देगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। ये आपको क्या देगा, आप बोलोगे सर ये भी हमें 3 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ओके, और ये आपको क्या देगा, ये भी आपको 3 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, ठीक। और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा भाई मेरे 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो उस केस में भी ग्रेटेस्ट, अब देखो 3 पॉइंट ज्यादा है कि 4 पॉइंट समथिंग ज्यादा है, आप बोलोगे सर 4 पॉइंट समथिंग ज्यादा है, तो 4 पॉइंट समथिंग हमें कहाँ पे मिला, 5/12 में, 5/12 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो दो तरीकों से आप क्वेश्चंस बना रहे हो और बाद में कह रहे हो कि सर पेपर के लेवल डिफिकल्ट है। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन, a bag contains rupees 2 coins, rupees 5 coins and rupees 10 rupee coins, okay, whose counts are in the ratio is 5:4:2. The total amount in the bag are rupees 500, then find the number of 5 rupees coins in the bag। बस ये हमें बताना। कहता है 2 रुपए वाली कॉइन है, 5 रुपए वाली कॉइन है और 10 रुपए वाली कॉइन है, और वो किस रेशो में है, हम बोलेंगे सर वो इस रेशो में 5:4:2। अच्छा, रेशो है यानी कि ये किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे होगे, तो हम इसको एक्स एक्स भी मान सकते हैं, 5x 4x 2x, ठीक है। ओके जी, तो इनका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया, आप बोलोगे 2 5 जार, बोलोगे सर 10x वैल्यू है किसकी, 2 रुपए कॉइन की। 5 4 आर 20x वैल्यू है किसकी, 5 रुपीज कॉइन की। और 10 2 आर 20x वैल्यू है किसकी, 10 रुपी कॉइन की। और टोटल टोटल अगर हम देखेंगे वैल्यू कितना है, 10 20 30 20 हो गए 50x, 50x टोटल है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें क्या है, 500 है, 500 है, यानी कि 50x इज इक्वल टू 500। अगर 50x की वैल्यू 500 है तो हमें क्या बताना है कि रुपीज 5 कॉइन्स यानी कि 20x हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 ये कट गया, x की वैल्यू 10 और 20x की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 20 × 10
इक्वल टू 200। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये तो होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। तो गाइज ये तो हो गई इसकी वैल्यू 200 रुपये। 200 रुपये 20, मतलब 20 रुपीज कॉइन्स, ये 5 रुपीज कॉइन्स, टोटल अमाउंट है 200। लेकिन हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या बुलाएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 4x। एक्स की वैल्यू कितने आ गई? 10, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4 × 10 इक्वल टू 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। अब देखो, आप पैसे भी निकाल पा रहे हो और आप नंबर ऑफ कॉइन्स भी निकाल पा रहे हो। इतना आसान सवाल है। ठीक है, आप यहां से इजीली नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते थे। ये सब निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। कौन सा? ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी। अब डायरेक्ट यहाँ पे ये कॉइन्स निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा जाता कि 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, आप करते 5 × 10 50 बोलते। अगर आपसे पूछा होता कि 10 रुपी कॉइन्स कितने, आप करते 2 × 10 यानी कि 20। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, ओके, बनाओ। इफ अ कार्टन कंटेनिंग 24 गिलास इज ड्रॉप्ड। ठीक है, एक कार्टन से 24 गिलासेस गिराए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशो ऑफ अनब्रोकन गिलासेस टू द ब्रोकन गिलासेस? कौन सा रेशो नहीं हो सकता अनब्रोकन और ब्रोकन का? अब मैं आपको बोलूंगा अनब्रोकन और ब्रोकन का जो भी रेशो होगा, सपोज इसका रेशो x होगा और इसका रेशो y होगा। ठीक है, लेकिन टोटल टोटल क्या होगा? यानी कि x+y क्या होगा? वो तो 24 होगा टोटल। यानी कि इन दोनों का रेशोज का सम, जो रेशोज का सम होगा गाइस, रेशोज का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 24। मल्टीपल ऑफ 24, यानी कि 24 कटना चाहिए उससे। ठीक है, 24 ऑफ कटना चाहिए। तो रेशो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका सम कितना आता है? 3। 3 24 से कट जाता है। रेशो ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका सम कितना आता है? 4, कट जाएगा 24 इससे। और रेशो ये भी हो सकता है, इसका सम 6 आएगा, कट जाएगा। लेकिन कौन सा नहीं होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन सी, क्योंकि सम ब्रोकन और अनब्रोकन का सम, देखो रेशोज का सम 5 आता है और 24 से 5 से 24 नहीं कट जाता है। बात आई समझ? तो यही इसका रेशो हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम ये कंडीशन उठाएंगे, ऑप्शन ए कंडीशन उठाएंगे, तो इसका मतलब है 16 टूट गए, नहीं 16 नहीं टूटे, 8 टूट गए। इसका मतलब है 6 टूट गए, 18 बच गए। और इसका मतलब है 4 4 टूट गए और ये 4 पचे 20, यानी कि 20 बच गई। लेकिन ये रेशो हो ही नहीं सकता। कौन? सी, क्योंकि इसका सम है 5। 5 मल्टीपल 24 का नहीं है। बस इजी सा क्वेश्चन तो था। ठीक है, बताओ नेक्स्ट। A invested rupees 40,000 in a business. After a few months, B joined with him rupees 60,000। तो डायरेक्ट हम इनका रेशो लेंगे। तो रेशो क्या आता है? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो यानी कि कैपिटल, हम बोलेंगे कैपिटल, इनकी कैपिटल का रेशो क्या आता है? आप बोलोगे सर 2:3। 2:3। अब ये 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है। सो 2 12 24। ठीक है, 2 12 24। ओके, और ये क्या है? इनका शेयर। शेयर इनकी कैपिटल और यानी कि शेयर हमेशा, प्रॉफिट शेयर किस रेशो में बढ़ जाता है? टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट क्या बराबर होता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बात आई समझ? हाँ जी। तो अब ये रेशो 1:2 होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। तो आप मुझे बता यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई करेगी 16 के साथ, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तब ही कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई जब 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 जो हमारे पास बी है वो 16 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। कितने? 16 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कि ए इन्वेस्ट करता है 40,000 किसी बिजनेस में, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद बी ज्वाइन करता है 60,000 के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर वो इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है,
तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो बी ने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। तो ये तो सवाल को सेटिस्फाई ही नहीं करता है, देयरफॉर ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। आई बात समझ, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि 2-2 महीने बराबर 12-12 मंथ्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तो इनका शेयर 2:3 में बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में इनका 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 नहीं हो सकता। बात आई समझ। सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। बाकी आपको अगर फर्दर कुछ और लगता है, हो सकता है मुझे ये क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप मुझे अपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन शेयर कर देना मेरे साथ। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात आई समझ। चलिए ये वाला बनाओ। कहता है 60% of speed of a boat moving downstream is equal to 80% of speed of that boat moving upstream in that river. Okay. If the speed of river is 8 kilometer per hour, then what is the speed of the boat? Speed of boat हमें, ठीक। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि कहता है 60% ऑफ स्पीड मूविंग डाउन स्ट्रीम यानी कि डी बराबर है 80% ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम यानी कि यू। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, डी और यू का रेशियो यानी कि डी आ जाएगा हमारे पास 80 और यू आ जाएगा हमारे पास, हम बोलेंगे सर 60। और स्पीड ऑफ बोट मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, स्पीड ऑफ बोट इन सिटल वाटर। स्पीड ऑफ बोट यानी कि उसको हम एक्स कहते हैं, और स्पीड ऑफ रिवर यानी कि वाई, तो उसको हम वाई कहते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20/2 यानी कि 10। और 10 किसके इक्वल है हमारे पास, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर, ये 10 यूनिट्स की वैल्यू है। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट क्या है, इन दोनों का सम कितना होता है, 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 170, सॉरी 70। कहता है 10 की वैल्यू अगर 8 है तो 70 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 56। 56 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, ऐसे देखो, 8 अगर 10 के बराबर है तो 70 किसके बराबर होगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो 56 इज द आंसर। अब ये सवाल उन्हीं को आता होगा जिन्होंने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा, या जिन्होंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट मतलब ठीक से सीखा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल नहीं था कॉमन सेंस से। ओके चलिए बनाओ ये क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20%, 44% एंड 25%। कहता है सिंगल डिस्काउंट कौन सा होगा जब हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, पहले 20%, फिर 44%, फिर 25%, राइट। तो चलिए जी, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में मान सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में इसमें। ठीक है, तो मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट की फार्मूला क्या बताई थी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये है बाय मेरे फार्मूला। लेकिन यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है, 20, फिर है 44 और फिर है 25। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सक्सेस निकालेगी। 20 तो 44 कितने हो गए, एक ही सेटअप में करेगी, आप बोलोगे सर 64 माइनस 20 × 44, 20 × 44 बटे 100। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये जीरो से ये जीरो हट जाएगा, यानी कि 88/10 यानी कि 8.8। तो 64 से 8.8 डिडक्ट करेंगे तो वहां पे रहेगा 50, यहाँ पे रहेगा 55.2। कितना रहेगा, 55.2, 55.2। ये हो गया फिलहाल इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन नीचे तो अब हमें ये भी लेना है, ये क्या है 25%। अब इन दोनों को सक्सेसिव निकालो। ठीक है, पहले इनको हम सिंपली ऐड करेंगे, 55 और 25 कितने हो गए, तो हो गए 80.2, 80.2 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 55.2 इंटू 25/100। ये मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, हालांकि आप 0.2 इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। ये हो गया 1/4 और 4 से 1 काटोगे। ठीक है, तो कितनी टाइम्स कट जाएगा, 14 टाइम्स, लगभग 14 टाइम्स। तो आंसर विल बी व्हाट, 80.2 यानी कि 80 - 14।
80 माइनस करेंगे 14, तो कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 66, 66 के नज़दीक एक ही ऑप्शन, यानी कि अप्रोक्सीमेशन लगानी ही पड़ी हमें। बताइए समझ? हम्म चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल, वन प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड द अदर प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन? कहता है दो प्रोडक्ट बेचे गए 30% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट पर, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमें बोलना ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया। यानी कि ये हो गए सीपी हमारा, ये हो गया एसपी। एक प्रोडक्ट अगर हमने 100 पे खरीदा, उसको 130 पे बेचा, क्योंकि 30% प्रॉफिट है, तो इसका रेशो लेके सिंपली 10:13 आएगा। ओके, तो दूसरा प्रोडक्ट अगर हमने 100 में खरीदा था, तो 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 120 में बेचेंगे, तो इसका रेशो लेके 5 से काटेंगे, मतलब तो क्या आ जाएगा 5:6, 5:6। लेकिन एसपी तो सेम है, एसपी हमारे पास सेम है, तो क्या करेंगे भाई मेरे? एसपी को सेम बनाने के लिए 13 और 6 को सेम बनाना है, तो मतलब एलसीएम लेंगे, यानी कि ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे? बोलोगे सर नीचे तो हमें क्या करना है? 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बात बन जाएगी। 6 आया 60 इज टू 6 13, 6 आया 60, 6 18, यानी कि 78। ओके, 13 5 65, 65 और 13 6 78, 78। अब देखो एसपी हमारे पास सेम ही बन गया है ना। तो अब देखो सीपी कितना आ गया? आप बोलोगे सर 125, और एसपी कितना आ गया? 8 8 16, 7 7 14, तो एक हो गया 15। तो कितना प्रॉफिट है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट 31 यूनिट्स है। ठीक है, सो देयर फॉर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। 31 प्रॉफिट है कितने पे? 125 पे, तो 100 पे कितना? बस ये हम निकालेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चुके 100, 25 25 125, तो फिर से काटेगी, यहाँ पे आ जाएगा 6.2, 6.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 6 चुके 24, 2 चुके 8, ठीक है, 24.8%। और 24.8% हमारे पास ऑप्शन ए है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ? हम्म अब अगर 24.8% नहीं होता, तब आप किसको टिक करते? 25% को टिक करते, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ा। बात आई समझ? चलिए जी, नेक्स्ट बना ये वाला सवाल। कहता है a man sold a product at 12.5% loss for rupees इतना। ओके, at what price does he have to sell the product to gain 12.5%? ओके, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आदमी किसी प्रोडक्ट को बेचता है, उसमें उसको हानि होती है, लॉस होता है 12.5%। ठीक है, जब वो इतने में बेचता है, तो वो उस प्रोडक्ट को कितने में बेचे ताकि उसको गेन इतना ही आ जाए जिसको जितना उसको अभी लॉस आ रहा है, यानी कि 12.5%। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर 1/8। ठीक है, पहले लॉस के केस में क्या होता है? अगर इसने 8 में लाया, तो एक लॉस, यानी कि इसने बेचा होगा किस में? 7 में। ठीक है, 7 में। ओके, तो 7 में इसने भेजा, और हमारे पास 7 नहीं बल्कि 6300 रुपये है। इस 7 यूनिट की वैल्यू 6300 है, तो हम बोलेंगे जो गिवन है 6300 की वैल्यू 7 यूनिट के बराबर, और हमें प्रॉफिट कमाना है क्या? 12.5%। तो प्रॉफिट कमाना है, यानी कि अगर इसने 8 में लाया, तो इसको एक ज्यादा 9 में बेचना है। ये हो गया प्रॉफिट का केस, प्रॉफिट का केस। ठीक है, इसको 9 में बेचना है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 6300 है। ये कब है? जब लॉस हुआ कितना? एक यूनिट 8 पे, यानी कि 12.5% लॉस, तब ये वैल्यू, इसलिए मैंने इनको डिवाइड किया। बात आई समझ? मैंने आपको लेक्चर्स में भी ऐसे ही पढ़ाया है। और 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 9 63, 900 टाइम्स 900 इंटू 9 कितना होता है? 8100 इज करेक्ट आंसर। बात आई समझ? कितना है भाई मेरे? 8100। ओके, बताइए कौन सा मुश्किल? ये तो बच्चों के लेवल का पेपर था, कुछ नहीं था ये वाला क्वेश्चन पेपर नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है ए एंड बी रन अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड 4 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, ये सपोज इस पॉइंट से ए और बी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये दौड़ता है यहाँ की तरफ, और एक दौड़ता है यहाँ की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलने हैं।
ठीक है, इनको मिलना है। तो एक दौड़ता है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा दौड़ता है, दूसरा रन करता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ओके, ये इनको पर सेकंड स्पीड है, और इनको दौड़ते रहना है कब तक? 5 मिनट तक। तो ये कितनी बार मिल जाएगी अगर ये इस ग्राउंड की सरकमफ्रेंस यानी कि इस तरीके से टोटल टोटल गोलाई गोलाई में टोटल लेंथ 450 मीटर है। ओके, हम देखेंगे कि 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस निकालता है, ये कितना निकालता है। तो इसकी डिस्टेंस ये पर सेकंड 4 मीटर है, तो 1 मिनट में बोलेगी तो 240 मीटर 1 मिनट में कवर करेगा। ठीक है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा? आप बोलोगे सर 300 मीटर, 5 है 30, 5 मीटर इंटू 60 सेकंड्स कितना हो गया? 300 मीटर ये दौड़ेगा 1 मिनट में। ठीक है, और टोटल 5 मिनट तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर होगी 240 प्लस 300। ठीक है, कितनी? वो हो गई बाय मेरे 540 होगी 1 मिनट में। तो टोटल इनको दौड़ना है 5 मिनट तक। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक। ओके, तो 5 मिनट तक डिस्टेंस कितनी होगी? 500, 5 के 20, दो यहाँ, 5 25 तो 2 हो गए 27। ठीक है, अब ये मिलेंगे 450 मीटर, जब ये निकालेंगे तो एक बार मिलेंगे, तो 2700 मीटर तो ये टोटल निकालते हैं। टोटल निकालते हैं कितने? 2700 मीटर। तो कितनी बार मिलेंगे? तो 450 से हम इसको डिवाइड करें। पता ही समझ? तो काटो, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, और ये जाएगा इससे कितनी बार? 6 टाइम्स। सो 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बिल्कुल लॉजिक से मैंने ये क्वेश्चन बनाया। ठीक है, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन में फार्मूला लगानी पड़ती, और मेथड उससे इससे भी ज्यादा हो जाता। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन रेस से आया हुआ है। रेस एक चैप्टर, एक कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए जी, नेक्स्ट बनाओ ये वाला सवाल। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। ओके, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? कहता है ए ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी कि दुगना वो काम करता है बी से। ठीक है, यानी कि ए को अगर लगते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 दिन, तो ये डबल एफिशिएंट है बी से, तो बी इससे हाफ एफिशिएंट होगा, यानी कि उसको उसी काम में लगते होंगे 24 दिन। ओके, और काम तो हमें पता नहीं, तो मान लेंगे हम दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम तो 24 ही आ जाएगी। यह हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अगर ये हमारे पास टोटल वर्क है, तो इफिशिएंसी हम बताएंगे किसकी क्या है। अब देखो 24/2, 24 कुर्सियां बनाता है 12 दिन में, तो 2 कुर्सियां एक दिन में बनाएगा, यानी कि ये होगी इसकी इफिशिएंसी। बी 24 दिन में 24 कुर्सियां बनाता है, यानी कि एक कुर्सी एक दिन में बनाता होगा। अब देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ए इज डबल इफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी। ओके, ओके, सो ए और बी अगर हम देखेंगे मिलकर काम कितना करता है, ए और बी अगर हम देखेंगे इनकी इफिशिएंसी कितने है काम करने की, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 3 कुर्सियां एक दिन में करते, 3 यूनिट्स एक दिन में करते, तो टोटल इनको इतना करना है मिलकर काम। तो डेज कितने लग जाएंगे दोनों को डेज कितने लग जाएंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे? तो आप बोलोगे 3 कुर्सियां एक दिन में बनाए थे, और टोटल बनाने हैं 24, तो काटेंगे पीटेंगे 8 डेज, 8 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, बस यही तो पूछ रहा था। बताओ क्या मुश्किल था? ये तो बच्चे के लेवल का क्वेश्चन था। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, ऐसे ही पढ़ाया है। चलिए जी, ये वाला बना। हम्म ये वाला क्वेश्चन आप बोलोगे कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको एवरेज के कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, बताओगा किस तरीके से सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कहता है एक फैक्ट्री होती है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स इज इक्वल, सारे वर्कर्स इक्वल इक्वल इफिशिएंट है, इक्वल इक्वल काम करते हैं। ओके, सो टू कंप्लीट अ वर्क वन वर्कर वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन एक वर्कर काम करता है। ठीक है, 2 वर्कर्स ऑन सेकंड डे, दूसरे दिन 2 वर्कर्स काम करते हैं। 3 वर्कर्स ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन 3 वर्कर्स काम करते हैं। ये हमारे पास है डे, और ये है हमारे पास वर्कर्स। ठीक है, ये हमारे पास वर्कर्स। बात आई समझ? एंड सो ऑन मतलब 15 दिन तक ये काम करता है ना, तो 15th डे पर कितने काम करते होंगे? 15 वर्कर्स। बताइए समझ? द वर्क कंप्लीटेड इन 15 डेज, और काम इस तरीके से जो काम होता है वो 15 डेज में कंप्लीट होता है।
वो कम 15 डेज में कंप्लीट होता है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ओनली 12 वर्कर्स वर्क ऑन इट एवरी डे। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर हर दिन 12 आदमी काम करेंगे। ओके, पहले हम निकालेंगे एवरेज वर्कर्स। क्या निकालेंगे? एवरेज वर्कर्स। तो क्या आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 15 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वर्कर्स कितने हो गए? 8। और 8 और टोटल काम क्या है? 15 दिन तक कर रहे हैं ना, तो 8 इंटू 15 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब मैं ये मिटाऊंगा। अब देखो, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, तो 8 आदमी एवरेज मैंने निकाला, 8 आदमी 15 दिन तक कोई काम करते हैं। ठीक है, तो वही काम वही दान कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि डेज कितने लग जाएंगे जब कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 12 वर्कर काम कर रहे हैं। बात आई समझ? हाँ जी। अब 4 से काटो, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि डेज कितने लग जाएंगे? डेज इज इक्वल टू 2 इंटू 15 अपॉन 3। ठीक है, तो कितना लग जाएगा? 10 डेज। तो 10 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। कितना आसानी से ये बन गया। अब ये कंसेप्ट क्या लगाया मैंने? ये कंसेप्ट मैंने आपको बनाया, बताया कि टोटल वर्क m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। मैंने पढ़ाया है टाइम एंड वर्क में भी। ठीक है, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने आपको एवरेज में भी बोला था। ठीक है, वो आप एवरेज से कैसे निकालते हो? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अगर मैं आपको बताऊंगा एवरेज 1 2 3 4 सो ऑन 25, इसकी एवरेज निकालो, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी कि 13 इसका एवरेज होगा। दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट। ओके, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स एपी में थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, जिनका डिफरेंस सेम था, 1 2 3 4, यानी कि सेम गेप पर थे। ओके, चलिए जी, मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि मुझे खाली सॉल्यूशंस बताने बोलने थे। चले, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20? 20 से कम सारे प्राइम नंबर्स का सम बताइए। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13, देन उसके बाद वी हैव 17 और 19। अब बताओ कितना? 2 तो 3 5 5 10 7 17 तो 11 हो गई, कितने? 28 28 तो 13 कितना हो गया? 41 41 तो 10 51 और 7 हो गया 58 58 और 20 हो गए 77 77 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट, बना ये वाला। In how many ways 15 identical balls can be kept in 3 baskets such that each basket has at least 1 ball? तो डायरेक्ट मैंने आपको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में इसका रिजल्ट बताया था। तो ये क्या है? n-1 t r-1। ठीक है, सो n क्या है हमारे पास? 15, और r क्या है हमारे पास? 3 बास्केट्स। ये है r और ये है हमारे पास n। ठीक है, सो n-1 15 माइनस 1 यानी कि 14 सी, r-1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। 14c2 का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 7 7 13 91, 91 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इसकी आप फार्मूला बोलोगे, वो क्या होता है? ये होता है बाई मेरे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये आता है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। ओके, बात आई समझ? चलिए ये मैं मिटाता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट बनाओ। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज अल्टरनेट? अलग अलग किताबों पे अलग अलग मेथड्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द सिंपल एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड यहाँ पे बताऊंगा। कहता है कि कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज, ऑरेंज को हम कितने वेज में अरेंज करेंगे ताकि जो वावल्स है ये हमेशा अल्टरनेट आ जाए। अल्टरनेट मतलब पहले वावल आ जाए फिर कंसोनेंट आ जाए, फिर वावल आ जाए फिर कंसोनेंट आ जाए, फिर वावल आ जाए फिर कंसोनेंट, ये हो गया अल्टरनेट। या पहले कंसोनेंट आ जाए फिर वावल, पहले कंसोनेंट फिर वावल, पहले कंसोनेंट फिर वावल। तो इस तरीके से ये वाला हमें बताना है। ओके, तो गाइस सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लास 11th की बुक में भी आपने पढ़ा होगा। गाइस मुझे आप बताएं कि ये टोटल कितने? आप बोलोगे 6,
इंटू इसमें कंसोनेंट कितने हैं, आप बोलोगे सर 4, और इसमें वावल कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 4 6 24, 24 दिया 72, 72 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये वन ऑफ द सिंपल, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ वो अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा। चलिए ये वाला सवाल बनाओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन पिक्चर, रेक्टेंगल्स कितने होंगे। अब इसकी फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको फार्मूला लेस अप्रोच बताऊंगी कि ऐसे करोगे। देखो भाई मेरे, हो गया 1 2 3 4, ऊपर अगर 4 तो नीचे भी 4 आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम ऊपर ही काउंट करेंगे, हो गए 4। ओके, 4 तो एक कितना हो गया, इस तरीके से देखो हो गया 5, फिर इस तरीके से देखो कितना हो गया 6, फिर इस तरीके से देखो कितना हो गए 7। ठीक है, हो गए 7। ओके जी, नाउ नाउ और भी हमें इसमें दिख जाएंगे, देखो कैसे 7 आ गए, 7 एक कितना हो गया 8। ओके जी, 8 तो फिर ये वाला भी, अच्छा ये तो हमने गिना यहाँ तक 8, ये वाला हो गया 8, और फिर ये वाला भी आ जाएगा इस तरीके से, कितना हो गया 9, और ये फुल पूरा का पूरा कितना हो गया 10। अब एक में आ गए 10, ऊपर वाले में आ गए 10। ठीक है, और नीचे वाले में भी कितने आ गए, आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। और पूरा अगर हम इसको मिटाएंगे, इस वाली लाइन को मिटाएंगे बीच में, ठीक है, तो पूरे में भी कितने आ जाएंगे। सो आप बोलोगे सर वहां पूरे से में से भी 10 आ जाएगी। सो 10 10 10 कितने हो गए 30। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ। पूरा पूरा कैसे देखोगे, 1 2 3 4, फिर इस तरीके से 1, फिर इस तरीके से 2, फिर इस तरीके से 3। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला, सिंपल सा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, पता नहीं मैंने मैथ्स में क्यों पिक किया इसको। चलिए जी, ये वाला बताओ, a coin was tossed 4 times successively, what is the probability that the result in the coin is alternate। ओके, तो एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता तो सैंपल स्पेस हम बोलेगी 2 की पावर 4 यानी कि 16। ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कॉइन के अल्टरनेट साइड्स आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट इन द कॉइन इज अल्टरनेट। अब सैंपल स्पेस तो कुछ इस तरीके से बनेगा अगर अल्टरनेट है, पहले हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा, और फिर टेल आ जाएगा। यानी कि पहले टॉस में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, चौथे में टेल। या फिर ऐसे आ सकता है, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, और चौथे में हेड आ जाएगा। बस दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ऐसे। ठीक है, तो दो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो हमें निकालने होगी, वो किसके बराबर होते, फेवरेबल हमारे फेवर में है 2, और टोटल कितने होंगे 16 होंगे। ठीक है, सो 2/16 इज नथिंग बट 1/8। 1/8 ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी से। नेक्स्ट ये वाला बनाओ, द इनर डायमेंशन ऑफ ए टैंक आर 1.2 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी बताइए। बेसिकली ये हमें क्यूबॉइड दिया है, अंदर से इसके डायमेंशंस है, तो हमें कैपेसिटी बोलने हैं, टैंक की कैपेसिटी बोले तो हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है, ये क्या है 1.2 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होता है बराबर 1 मीटर। ओके, इंटू 5 मीटर। ओके जी, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी तो वो हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, इंटू करेगी ये वाला। ठीक है, क्या है 1.2 मीटर, तो वो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4.8 मीटर क्यूब। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कैपेसिटी होती है कितनी। आप बोलोगे सर 1000 लीटर की। 1 मीटर क्यूब अगर आपके पास कैपेसिटी होगी ना, तो उसमें 1000 लीटर आते हैं। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4.8 मीटर क्यूब में इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 लीटर्स। ओके, क्या है ऑप्शन सेकंड। बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, directions for the questions select from one of the given choices if x is a perfect square। कहता है अगर हमारे पास x कोई परफेक्ट स्क्वायर है, x अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, द यूनिट डिजिट ऑफ x इज 6। हाँ, यूनिट डिजिट x का अगर हमारे पास x इज, सपोज x अगर हमारे पास 16 है, ठीक है, x अगर हमारे पास 16 है,
या x अगर हमारे पास क्या है 36 है, ठीक है, बस यही हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, ठीक है। देखो या तो कोई नंबर ऐसा उठाओ जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा यूनिट डिजिट, ये क्या है यूनिट डिजिट, उसी का स्क्वायर आपको मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, बस ये कंसेप्ट है छोटा सा, आपको पता होना चाहिए। तो कहता है ऐसा यूनिट डिजिट 6 हो सकता है, बिल्कुल ये सही है। द नेक्स्ट डिजिट टू द यूनिट डिजिट इज इवन, यूनिट डिजिट के नेक्स्ट वाला जो है वो इवन होगा, नहीं इवन किसी भी केस में नहीं होगा, इवन किसी भी केस में नहीं होगा। ओके गाइस, हालांकि आप अगर देखो एक्स एक और परफेक्ट स्क्वायर ले लो 256, ठीक है 256, इसका भी नेक्स्ट जो है आड है, ये क्या है 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें बोलना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। कहता है इफ स्टेटमेंट 1 alone sufficient to the answer the question and second is not sufficient, or if statement second alone sufficient to answer the question and first is not sufficient, second option if both first and second together, ना ये नहीं लगेगा, if neither, neither भी नहीं लगेगा, if either first or second alone is sufficient to answer the question, बस यही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है मेरे ख्याल से। ओके चलिए जी ये वाला बनाओ। Consider the following chart and answer the following. The monthly salary of man is rupees 50,000. The spending pattern per month of the man is given in the picture. Okay. तो ये जो टोटल आपको दिख रहा है 100% ये स्पेंडिंग करता है और इसकी 100% इनकम कितनी है 50,000 मंथली इनकम है। ओके तो हमें क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है कि ये हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे कितना ये एक साथ खर्चा करता है इन दो चीजों पे। तो हाउस रेंट पे हमें पता है कितना है 16% और इलेक्ट्रिसिटी पे कितना कर रहा है 9%, 9%। तो टोटल कितना कर रहा है आप बोलोगे सर 25%, 25/100 ये खर्चा कर रहा है किससे टोटल इनकम से, वो कितने हैं 50,000, ठीक है यही हमें बताना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 0 5 × 25 हो गया 125, तो 1250 कौन सा ऑप्शन है ये वाला 12,500 है, ठीक है ये 3 0 थे 12,500। ओके नेक्स्ट बताइए वाला कंसिडर द फॉलोइंग चैट एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये देखो बच्चू जैसा क्वेश्चन है, यानी कौन सा एग्जाम करा रही थी फ्रॉम 1993 से 97 तक। तो हमें क्या करना है बस हमें चार्ट को देखना है, देखा समझा ओके फाइन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन शुगर रेशियो कब 1997 में कितना था 1997 में 120, तो 1996 में रेशियो क्या था 80, बस काटो 40 से 3 बार 2 बार 3:2 कौन सा ऑप्शन सी, बताइए समझ। नेक्स्ट बनाइए वाला सवाल। The cost price of three products are equal. They are sold at 20%, 25% and 18% profit. ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेंगे और यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट, हालांकि आप एसपी भी ले सकते हो, ठीक है हम डायरेक्ट प्रॉफिट लेंगे। ओके कहते हैं तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, हमने 100 मान लिया क्योंकि आसान होता है। तो पहले पे कितना प्रॉफिट है 20% यानी कि 20 रुपए प्रॉफिट यहाँ से होगा, ठीक है। दूसरे पे कितना 25% यानी कि 25 प्रॉफिट यहां से होगा, 100 पे 25 हो गया ना 25%, तो 18 प्रॉफिट यहां से होगा। यानी कि टोटल टोटल ओवरऑल ओवरऑल सीपी है हमारे पास 300 और ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास कितना मिला 20 20 40 5 हो गए 45, 45 18 हो गए 63। परसेंट में हम बोलेगी कितना है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट 63 है ओवर 300 और 100 पे हमें देखना है कि परसेंटेज में, तो देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 21%, 21% इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन। ओके अब सीपीएसपी का रेशियो लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई मसला नहीं है। ओके चलिए ये वाला बना कहता है a man traveling from A to B at 24 km per hour and return from B to A at 40 km per hour and again travel from A to B at 30 km per hour, and what is the average speed in this journey every time he travel at same route, हर बार वो सेम रूट से ही जाता, ठीक है। देखो बात क्या है मसला क्या है, मसला ये है कि ये पहले जाता है इस पॉइंट ए से बी तक किस स्पीड से जाता है, यहां से यहां तक आवारा होता है, ठीक है 24 किलोमीटर की स्पीड से, फिर वहां से वापस आता है
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस जाता है, फिर उसको पता लगता है हाँ हाँ अब है वहां पे कुछ ना कुछ, तो फिर जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस बोलता है हर बार ए सेम रूट से जाता है, दैट मीन्स डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट डिस्टेंस कितनी है वो हमें पता नहीं है। तो आप x किलोमीटर मान लोगे और आप x के चक्कर में फंस जाओगे, तो मैं कहता हूं आप डिस्टेंस को x मानो ही मत। क्या मानो? आप x को मानो इन तीनों का एलसीएम, टोटल डिस्टेंस को मानो इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, या हम बोलेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, इन तीनों का एलसीएम यानी कि 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, क्योंकि 120 किलोमीटर 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा। बेसिकली मैंने ये क्या लिया, एलसीएम ऑफ 24, 40 एंड 30। ओके, तो एवरेज, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, पहले गया ए से बी तक 120, फिर वहां से वापस आ गया फिर से 120, फिर ए से बी वापस गया तो 120, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 360। टोटल टाइम कितना लगा, पहले जब 120 किया इसने 24 की स्पीड से, तो टोटल टाइम लगा होगा 5 घंटा। ओके, फिर 40 की स्पीड से वापस आ गया 120 किलोमीटर, तो 3 घंटे टाइम लगा होगा। ओके, फिर वापस ए से बी की तरफ गया तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो टाइम लगा होगा 120 अपॉन 30, यानी कि कितना, 4 आवर्स। ये क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट हो आप, जेकेएस वाले। ओके, तो अब आपको 5 3 8, 8 3 4 कितने हो गए, 12। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड विल बी व्हाट, 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। अब देखो हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया, ठीक है, इतना इजी पेपर आया था। चलिए ये वाला देखो, कहता है pipe A can fill a tank in 20 minutes, pipe B can fill it in 24 minutes and C can empty a full tank in 40 minutes। और empty का मतलब ये भर भी सकती है 40 मिनट्स में, यानी कि कहने का मतलब है A किसी टैंक को भर सकती है 20 मिनट में, B उसी टैंक को भर सकती है कितने, 24 मिनट में, और C खाली कर सकती है इसको, और खाली कर सकती है दैट मीन्स भर भी सकती है उतनी टाइम में, यानी कि 40 मिनट में। ओके, हालांकि यहाँ पे अब फिजिक्स का प्रेशर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, ठीक है। ओके, पाइप्स ए एंड बी इनिशियली ओपनड फॉर 8 मिनट्स, देन पाइप सी आल्सो ओपनड। पहले ए और बी ओपन किया 8 मिनट के लिए, क्योंकि वो भरेंगे, ये दो क्या करेंगे, फिल करेंगे, ये दो पाइप्स फिल करेंगे टैंकी को, और ये क्या करेगी, ये उसको एम्प्टी करेगी, ये उसको खाली करेगी, निकालेगी वहां से पानी, ठीक है। तो फिलहाल हम मानेंगे कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी मान लेगी, टोटल कैपेसिटी कितनी मान लेंगे, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम मान लेंगे, और इसका एलसीएम कितना होता है, आप बोलोगे सर 120, ठीक है। अब 120 यूनिट अगर इसकी कैपेसिटी है, किसकी, इस टैंकी की, इस टैंक की कितनी कैपेसिटी है, 120 लीटर या 120 यूनिट्स मान लो। ओके, तो यानी कि ए की इफिशियंसी, पाइप ए कितनी यूनिट्स भरती होगी 1 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट में ये इतना भरता है, 1 मिनट में भरती होगी 6 यूनिट। बी कितने यूनिट भरती होगी, तो आप बोलोगे सर 5 यूनिट। और सी कितनी भरती होगी, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट निकालती होगी, एम्प्टी करती होगी। सी क्या करती है, एम्प्टी करती है। ओके जी, अब हमें सवाल समझ आ गया, क्या आ गया, कहते पाइप ए एंड बी इनिशियली ओपनड फॉर 8 मिनट्स, 1 मिनट में 6 और बी 1 मिनट में 5, तो 11 निकालेंगे, 1 मिनट में 11 भर देंगे, और 8 मिनट तक ये रहे, 8 मिनट तक ये खाली, ये चलते रहे, यानी कि इन्होंने फिल किया, फिल किया किसने, ए और बी ने, ए और बी ने मिलकर फिल किया कितना, 88 यूनिट, 88 यूनिट, 88 यूनिट इसमें से फिल किया। अब इसमें से 88 उतारेंगे तो वहां कितना रहेगा, 32, 32। अब ये रिमेनिंग है, ये अब ये रिमेनिंग है, ये क्या है, खाली है अभी, ये अभी फिल नहीं किए। अब क्या काम होता है, अब 8 मिनट के बाद, ये 8 मिनट हो गई, अब 8 मिनट के बाद पाइप सी को भी खोला जाता है। पाइप सी का काम क्या है, 6 यूनिट फिल करेगा ए, 5 यूनिट फिल करेगा बी,
यानी कि 11 यूनिट ये फिल करेंगे, लेकिन पाइप सी भी 1 मिनट में 3 यूनिट एम्प्टी करेगी, यानी कि नेट जो पानी अंदर चला जाएगा वो कितना चला जाएगा। आप बोलोगे सर 11 में से 3 कम, यानी कि 8, ठीक है। और वो कितने मिनट तक वो पानी भरेगी, और उनको भरना कितना है, 32 ही तो खाली है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 मिनट यहाँ पे लग जाएगी, 8 चुके 32 यूनिट तो अब यहाँ पे आ जाएगी, और टोटल तो 120 यूनिट आ गई, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द होल टैंक, होल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग गया या लग जाएगा। 8 मिनट तो पहले लग गए, 4 मिनट बाद में लग गए, तो टोटल कितने लग गए, 12 मिनट लग गए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप देखते ही कर सकते थे इस सवाल को। ओके, चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ। कहता है राम ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड रहीम ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी। राम ट्रैवल करता है, देखो ये हो गया बी, ये हो गया सी। राम ट्रैवल करता है ए से बी तक, ये किसका काम है, राम का काम। ओके, और रहीम ट्रैवल करता है, रहीम चलता है कहां से कहां तक, आप बोलोगे सर वो चलता है बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक, ठीक है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। कहता है ए और बी में डिस्टेंस 2/3 है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 2 है तो यहाँ पे डिस्टेंस बी और सी में 3 है, वही लिखा है 2/3। ए बी डिस्टेंस है 2/3 ऑफ बी सी डिस्टेंस। ओके, ओके जी। कहता है राम टुक 30 मिनट्स एंड रहीम टुक 40 मिनट्स। यहाँ पे ये लेता है कितना, 30 मिनट्स, और यहाँ पे ये लेता है कितना, 40 मिनट्स। ओके, तो इनकी स्पीड का रेशो मुझे बताओ क्या होगा, पर आवर स्पीड। पहले 2 यूनिट ये का कवर करता 30 मिनट में, तो स्पीड का रेशो पर आर अगर हम निकालेंगे, पर आर स्पीड, पर आर 1 घंटे की स्पीड का रेशो, वो क्या निकल के आ जाएगा, 30 मिनट में 2 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 आवर, वही तो स्पीड होती है पर आवर। 40 मिनट में 3 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट में 20 मिनट में 1 यूनिट, 60 मिनट में 1 घंटे में 4.5 यूनिट्स, 4.5 यूनिट्स, ये होगी स्पीड का रेशो। ये क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर राम। ये क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर रहीम, ठीक है। ये होगी इनकी स्पीड का रेशो। तो काटो 0.5 से काटो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये होगी स्पीड का रेशो। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कह रहा है राम इज 56 किलोमीटर इसकी स्पीड है, यानी कि इस 8 यूनिट की वैल्यू है 56 किलोमीटर पर आवर। तो रहीम की कितनी होगी, तो 9 यूनिट्स की बतानी है, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, जो गिवन है उनको करना है डिवाइड, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई। 56 किलोमीटर पर आवर 8 यूनिट की वैल्यू है, और 9 यूनिट क्या हमें निकालनी है, जो कि रहीम की स्पीड है। तो 8 7 56, 7 9 63, 63 किलोमीटर पर आवर विल बी स्पीड ऑफ रहीम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बताओ, इतना इजी है, मैं आपको कंसेप्चुअल अंदाज में समझा रहा हूं। हालांकि आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप दुआ दुआ करोगे सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को। चलिए जी, ये वाला बनाओ। कहता इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स आर प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहता है उसके इंटीरियर एंगल जो है, अंदर के एंगल, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मतलब जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, हालांकि वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इसके 2 एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक डिफरेंट होता है, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, इस तरीके से भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। बताइए समझ, हाँ जी। तो ये एंगल इन 2 एंगल से छोटा है, तो कहता है तीनों के तीनों एंगल क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। और आपको पता है सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, सो दैट आप बेटर इसको अंडरस्टैंड करो। ये कुछ बनाओ, आप मान लो कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो। ओके, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए। अगर हम कोई भी एंगल मान ले, ये वाला, ठीक है, ये वाला मान ले, तो अगर टोटल सम होता है 180, अगर इसका हम मान लेंगे बड़ा सा एंगल
149 है, तो छोटे एंगल्स का सम तो इंटीजर्स में आ जाए, ये डेसिमल्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो दैट मीन यहां से हमें पता चलता है कि जो लार्जेस्ट एंगल है ये इन दो में से एक होगा, यानी कि ये दो बराबर बराबर होंगे, लार्जेस्ट कोई ना कोई होगा। अब देखो ये 180 को एक्सीड करेगी, ये 180 को एक्सीड करेगा। जब हम यहाँ पे 149 रखेंगे तो ये भी 149 हो जाएगा ना बेवकूफो, ठीक है। तो ये 189 को 180 डिग्री को एक्सीड करेगा, तो नहीं हो सकता। तो सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से हमने एलिमिनेट किया, क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व किया। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब ये हो सकता है कैसे, अगर ये 89 है तो प्राइम नंबर है, ये भी 89 है तो 89 अपने आप में प्राइम नंबर होता है, ठीक है। ओके जी, तो ये वाला देखो, ये वाला आ जाएगा 2 डिग्री और 2 भी प्राइम नंबर होता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ, वैसे हमें देखते ही पता चल गया था, लेकिन गलती क्या करेंगे बच्चे, वो ट्रायंगल को इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसको मानेंगे कोई बड़ा एंगल और इसको मानेंगे इक्वल, इन दोनों को मानेंगे इक्वल, ये वाले एंगल, ठीक है। लेकिन वहां तो आप डेसिमल में फंस जाओगे ना, क्योंकि ये तो आपको ऑड नंबर्स है एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे दो एंगल्स का सम ऑड नंबर आ जाएगा और उनका डिवाइड करके डेसिमल आ जाएगा, और हमें तो प्राइम नंबर बोलना है, प्राइम नंबर तो डेसिमल कभी होता नहीं। बात आई समझ? आ गई, हाँ जी बिल्कुल। तो कितने सवाल मैंने कराए आपको, आप बोलोगे सर 30, कितने कराए? 30। तो 30 आउट ऑफ 30 आपने इजीली करे कि नहीं करे? बिल्कुल हाँ करे। और मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट, मुझसे ज्यादा जल्दी किसने किए होंगे? आप बोलोगे सर हमारे पेड बच्चों ने, जो मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे? JKSB का कोर्स में पढ़ा रहा हूँ VLW एग्जाम के लिए। और इस VLW के लिए के एग्जाम के साथ ही आपका क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर JKPSC का CSAT, इवन की UPSC का भी कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट होता है। और उसके अलावा ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, सारे के सारे अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? हमारे JKSB में है। वो भी आपको VLW कोर्स से कंप्लीट होते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स एज वेल एज रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। आप वहां पे एनरोल कर सकते हो। और अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके अलावा मेरी पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और फिर जाओ वहां पे, आपको डाउनलोड करने के बाद दिख जाएगा नीचे क्या कोर्सेस, ठीक है। वहां पे आप जाओगे तो कोर्सेज के बाद आपने जाना है VLW में। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बाय करना, अगर नहीं तो क्या काम करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, वहां पे आपको मिलेगा टेस्ट, और टेस्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हो। गाइस ये था वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।